खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत, कुछ अहम खबरें, बड़ी खबरें जो आज दिन भर की हैं वो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले उन बड़ी खबरों पर नजर दौड़ाएंगे जो 5 खबरें आज सुर्खियों में, जिन पर सबसे ज्यादा तज्जिया और तबसरा आप करते रहे हैं। तो इब्तिदा टॉप 5 के साथ सबसे पहले आज बात 2 अलग अलग बदकिस्मत वाकयात की। एक साउथ कश्मीर के अंदर जहां पुलवामा जिले के अरिहाल इलाके में आज राइफल से हादसाती तौर गोली चलने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, इस तरह की इतलात हैं। और पुलिस राय ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि राइफल गलती से चली, पांव पर गोली लगी इस शख्स को, पुलिस एहलकार जो जख्मी हुआ है, और इसको फौरी तौर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इसकी हालत वहां मुस्तहकम बताई गई। जख्मी एहलकार की शनाख्त जो है वो जहांगीर अहमद खान के बतौर हुई है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जबकि जम्मू सूबे के पुंछ जिले में भी आज इसी तरीके से एक्सीडेंटल फायरिंग में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। मौसूला इतलात के मुताबिक फौजी के बाईं टांग पर चोट आई, इसे फौरी तौर इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। और मालूमात के मुताबिक पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में इसकी राइफल गलती से चली, गोली लगी और सिपाही की बाईं टांग जिसमें चोट आई है वो जख्मी हुआ है, जिसकी कंफर्मेशन फौज की जानिब से भी कर दी गई है। ये तो एक खबर थी, लेकिन दूसरी खबर टॉप 5 में आपको बताएंगे और ये है सियासत के हवाले से। श्रीनगर के बाद जिला तरक्याती काउंसिल यानी डीडीसी बडगाम के अरकान नबी काउंसिल के मौजूदा चेयरपर्सन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आज दोपहर पेश कर दी। और हमारे नुमाइंदे अशरफ डार के मुताबिक कम अज कम 13 अरकान ने चेयरपर्सन नज़ीर खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। जबकि नज़ीर अहमद खान जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से काउंसिलों के चेयरपर्सन और नाइब चेयरपर्सन को हटाने के कवायद जारी किए जाने के चंद दिन बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, जिसका मतलब यह है कि अब राह हमवार बहुत सारे उन लोगों के लिए हुई है जो नाराज़ सिर्फ इसलिए नजर आ रहे थे कि उनके पास कोई कानून नहीं, अगर किसी को हटाना भी है तो हटाया कैसे जाए। मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा कानूनी एतबार से रहती थी, तो वो एक मुसीबत इस कानून में बनने या तरमीम के बाद दूर हो गई है। तीसरी खबर, बात जम्मू कश्मीर के मौसम की। अब से थोड़ी देर बाद कुछ एक इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने इस बात की तस्दीक की है और वसी पैमाने पर बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई के बीच कश्मीर सूबे में शबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। मुतलका महकमे की तरफ से जारी एडवाइजरी में भी कहा गया है कि 29 फरवरी यानी आज शाम से मगरबी हवाओं की एक लहर दाखिल होने वाली है, जिसके ज़रिए असर जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 मार्च की सुबह 3 मार्च की दोपहर तक वसी पैमाने पर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हो सकती है, जिसका ज़्यादा असर 2 मार्च को रहेगा। एडवाइजरी में यह भी पता चला है कि इस पूरे दौरानिए के दौरान जम्मू सूबे के पीर पंचाल रेंज में भारी बर्फबारी या बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कश्मीर के जनूबी जिला अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, सिंथन पास, पीर की गली, सोनमर्ग, जोजिला, बांडीपोरा, राजदान पास, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, सचना पास और आसपास के इलाकों में भारी बारिशें, जहां पर अब मौसम इस वक्त अबरालूद है, जिसकी तस्दीक खुद डिपार्टमेंट ने कर दी है। और इससे पता चला है कि फ़िज़ाई और ज़मीनी ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो सकता है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो आज कुछ एक वक्त के लिए बंद भी रखी गई, वहाँ पर सूरत हाल बेहतर करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इस दौरान मज़ीद मुसीबत आ सकती है, चट्टानें खिसक सकती हैं और वार्निंग्स भी जारी मुसलसल की जा रही हैं अथॉरिटीज़ की जानिब से, जो अब तक कन्फर्मेशन हो रही है। ये तो 3 खबरें टॉप 5 में आपके सामने। अब ज़रा बात चौथी खबर भी आपको बताते हैं, और चौथी खबर भी पाकिस्तान से। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर हंगामा, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल रही है या जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इन दिनों हमने देखा है, हुकूमत बनने से लेकर हुकूमत अब तक या हुकूमत बनाने की जब कोशिश शुरू हुई थी तो उस वक्त से हमने ये सारी सूरत हाल देखी। इस बीच साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास सुबह 10 बजे शुरू हुआ और इजलास मुकर्रर वक्ती 1 घंटे बाद शुरू हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ आज तिलावत कुरान पाक से हुआ और फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। और पाकिस्तान के अंदर एहतिजाज PTI के वर्करों का एक तरफ, दूसरी तरफ आज ही हमने देखा कि कई ऐसे लोग जो मुतनाज़ा थे, यानी इलेक्शन किसी और ने जीतना था, जीत कर कोई आया, इसकी बार बार पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स भी तस्दीक करती हैं। आज बहुत सारे लोगों ने हल्फ लिया, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इनमें थे, इसके अलावा चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, सरबा जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, सरदार अयाज सादिक, दीगर नौमुंतखब अरकान, जिन्होंने आज एक तरफ पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना या फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई
ऐवान के बाहर, नेशनल असेंबली के बाहर चलती रही। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बहुत जल्द बन सकती है, इसके भी इशारे नजर आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों ने हल्फ उठाया, आज ओथ सेरेमनी हुई। पांचवी खबर जिसमें टॉप 5 में आपको बताएंगे कि अब मुश्किलें और भी एक और फ्रंट पर, क्योंकि इजराइल ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बारे में अपना मौक़िफ़ तो बदला नहीं है और इसके बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात इस्तवार करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब अरब ममालिक के अंदर एक बड़ा यू टर्न होगा और सऊदी अरब भी फलस्तीन को मुकम्मल रियासत का दर्जा ना देना या अगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली, जो अब तक अमेरिका कहता रहा है कि 2 नेशन स्टोरीज पर हम ज़्यादा फोकस किए हुए या इसी को मानते हैं, अगर उसमें तब्दीली होती है तो एक बार फिर से मुश्किलात बढ़ सकती हैं। क्योंकि इजरायली वजीर एली कोहन ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, यह हमारा फैसला है। इजरायली वजीर के मुताबिक इलाकाई ताल्लुकात में तोसी की कीमत फलस्तीनी रियासत का कयाम ये तो कबूल ही नहीं है। एली कोहन की तरफ से भी कहा गया कि सऊदी अरब के साथ एक रियासत के कयाम के बगैर अमन मुआहिदा करना मुमकिन है। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। और एक इंटरव्यू के दौरान जब अमेरिकी सदर ने इस बयान के जरिए खलबली मचाई या सियासत काफी तेज हुई तो कतर समेत कई ममालिक का इस पर मनफी अंदाज या फिर आप कह सकते हैं कि रद्दमल भी सामने आया था, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलता शायद ये फिलहाल दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल बनने की कोशिशें कर रही हैं। तो मेजर डेवलपमेंट्स मार्च के इस पहले हफ्ते के दौरान होने जा रही है और 3-2-1 का फॉर्मूला है वो इनके दरमियान हो सकता है, जिसके ज्यादातर इम्कानात हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3, कांग्रेस 2, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1, जैसा ज़हूर ने बताया। इस पर हो सकता है कि कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा कि हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, उससे थोड़े से मामला फिलहाल बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि बातचीत 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, तमाम की तमाम सीटों पे होगी, इसलिए फिलहाल इसका भी इंतजार करना होगा। ये तो सियासी एतबार से अहमियत की हामिल खबर। जरा आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अहम समाअत होने जा रही है। उन लोगों को लेकर समाअत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त रह रहे हैं, यानी रोहिंग्या पनाह गुज़ीन। इस मामले पर कई लोग जो गैरकानूनी मुल्क के अंदर दाखिल हुए, गैरकानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। इस मामले में एक समाअत की और नाजायज़ तरीके से या गैरकानूनी तरीके से जेलों या हिरासती मराकज़ में बंद रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को रिहा करने के लिए सरकार को अब जवाब देना होगा, क्योंकि हिदायत बाज़ाब्ता तौर पर इसमें मरकजी हुकूमत को 10 अक्टूबर 2023 को गई थी। 10 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर इसमें हिदायत दी गई थी। तो वो जो अर्जी थी इस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इत्तफाक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करेगा, हामी भर ली है और बड़ी तादाद में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त इस वक्त कर रहे हैं। इस मामले का तज़किरा करते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अदालत उज़्मा को आज बताया कि इस मामले की समाअत तय नहीं की गई है और इसके बाद जस्टिस BR गवाई, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच की तरफ से अर्जी पर समाअत करने से रजामंदी जाहिर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की रिहाई से मुतल्लिक मामले पर मार्च में समाअत करने का फैसला लिया है और गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर को इस मामले पर सरकार से एक नोटिस के जरिए जवाब तलब किया गया था। 4 हफ्तों के अंदर रद्दअमल जाहिर करने के लिए हुकूमत से कहा गया था। तो मरकज़ ने अपना जवाब, बिलखुसूस वज़ारत दाखिला में इसमें इसका बड़ा रोल है, तो वज़ारत दाखिला ने अपना जवाब पेश कर दिया। अब इस मामले में जो पेशरफ्त हुई है हुकूमती सतह पर, इन लोगों का क्या करना है। अगर गैर कानूनी है, मुल्क के कवानीन को बालाए ताक रखकर ये लोग दाखिल हुए हैं, कई लोगों के पास रेफ्यूजी कार्ड नहीं है, तो मार्च में चीज़ें क्लियर होंगी। सभी फरीक़ैन अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चलें कि अर्जी प्रियाली सवर ने दाखिल की थी, जिनकी तरफ से प्रशांत भूषण अदालत में पेश हुए और प्रियाली सवर ने एक अर्जी में कहा था कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन रियासत की अक़लियत है और अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेसाल ज़दा नस्ली अक़लियत करार। बॉर्डर टूरिज्म की और बॉर्डर टूरिज्म को फ़रोग देने की एक कोशिश की गई है। इसमें एक बड़ा और कलीदी रोल एक ऐसे शख्स की तरफ से निभाया गया है जो साबिक सरपंच है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अहम खबर कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर बैनुल-अक़वामी सरहद पर पहला होम स्टे कायम किया गया है और एक साबिक सरपंच है मोहन सिंह भट्टी, सांबा से इनका ताल्लुक है, जिनने पहला होम स्टे कायम किया है और सरहदी सयाहत को फ़रोग देने की कोशिश है। यानी हम आसान लफ्ज़ों में सुनेंगे या समझेंगे तो वो लोग जो अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। सरहदी बेल्ट में कोई जाता था तो रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का इंतज़ाम या व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती थी, तो वो इन साबिक सरपंच की तरफ से की गई है। दूसरी बात यह है कि सरकार की जानिब से भी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए, लोकल्स भी आए, अलग अलग स्टेट से आए, उन तमाम लोगों की भी मदद की जा सके।
इसके लिए कोशिशें अब तक होती रही हैं। और आप तस्वीरें भी देखेंगे, जो लोग जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके में जाना चाह रहे हैं वो भी साथ साथ इन तस्वीरों के ज़रिए अंदाज़ा लगाएंगे कि होम स्टे का असल मतलब क्या है और किस तरीके से खूबसूरत इलाके के अंदर खूबसूरत घर को सजाया गया है। लेकिन जिनने ये कदम उठाया, ज़रा उनसे बात करते हैं। मोहन सिंह भट्टी, जो कि पूर्व सरपंच हैं, हमारे साथ सांबा से इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया मोहन जी समय देने के लिए। कैसे ये ख्याल आया कि जिस इलाके के अंदर कभी कभार गोलियों की गनगरज से ये इलाके दहल उठते थे, अचानक से आप वहाँ पर टूरिस्ट के लिए जो कोई भी जाता है पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरा इंतज़ाम करते हैं, कैसे मन में ये बात आई कि इस तरह का भी कोई काम हो सकता है इस इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायरिंग आमतौर पर होती रहती थी? मोहन जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हेलो मोहन सिंह भट्टी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मोहन जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। गुलिस्तान न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे पूछ रहा था कि होम स्टे कायम करने का ख्याल कैसे आया आपके जहन में? सर, होम स्टे का जो ख्याल है वो इस तरीके से आया कि सर हमारे बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है, जय बाबा चांबलियाल श्राइन बोर्ड पड़ता है जी। तो जेके टूरिज्म की तरफ से सर बाबा चांबलियाल के पवित्र स्थान में कुछ सालों से जेके टूरिज्म के अंडर आ चुका है जय बाबा चांबलियाल। और जेके टूरिज्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी से सर कि उनके कहने पे उन्होंने हमें एक स्कीम बताई कि आपके बॉर्डर पे अगर आप होम स्टे रजिस्ट्रेशन करवाएं जी, तो बाहर से जो जितने भी टूरिज्म आते हैं उनको रहने के लिए अगर कोई दिक्कत आए या किसी खाने के लिए किसी को कोई दिक्कत आती है तो उनको वो दिक्कत ना आए। तो सर हमने सबसे पहले होम स्टे रजिस्ट्रेशन करवाया और हम चाहते हैं कि होम स्टे के साथ साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैंटीन, ढाबा वगैरह भी हम अप्लाई कर सके। और गवर्नमेंट एलजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे हमें कोई तो कोई सब्सिडी मिले जिससे हमारे आने वाले जो यूथ है उनको कोई तो कोई रोजगार मिले। तो ये इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद हुई, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद? बिल्कुल सर, जेके टूरिज्म ने हमें बहुत कोऑपरेटिव किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी हमें बहुत कोऑपरेटिव किया। इसके साथ होम स्टे बनाने के लिए भी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की। और ऐसे भी हमारे बाबा चांबलियाल में हमें कोई भी दिक्कत आती है तो सांबा एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे साथ होता है। तो ये जो होम स्टे है इसका प्रोसेस क्या होता है? अब जो लोग देख रहे हैं उनके पास कोई घर है, उनके पास व्यवस्था हो सकती है, वो भी किसी बॉर्डर एरिया में या फिर कोई ऐसा एरिया है जो टूरिज्म के लिए अच्छे तरीके से तैयार है, कई टूरिस्ट विलेजेस हैं, वहाँ पर ये गुंजाइश होती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो क्या प्रोसेस इसका, कैसे वो अप्लाई करें, किससे कांटेक्ट करें? सर इसके अप्लाई करने के लिए सर सांबा जेके टूरिज्म का ऑफिस है, डॉक्टर राजेश रैना जी। सर उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन, इसमें सर हमें चाहिए होता है क्या ना अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह, और हमें एक लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये वो कागजात हैं जो जरूरी हैं? हाँ, मेन इसमें सर कागज है लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट। आपके पास उस जगह का, जिस जगह में आपने वो होम स्टे रजिस्ट्रेशन करवाना है, उस जगह का आपका ओनरशिप सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपकी सर रजिस्ट्रेशन होगी। कितना टाइम हो गया आपको ये होम स्टे बनाए हुए? सर मेरा ये लास्ट ईयर अप्रैल में सर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो कितना, एक अंदाजन कितने एक लोग अभी तक आए, कोई आंकड़ा इसका? सर आते रहते हैं लोग। एक्चुअली बाबा चांबलियाल के जो पवित्र स्थान है, यहाँ पे हर साल जून में सर मेला, जहाँ पे हम मेला लगाते हैं, बहुत बड़ा इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेला होता है जहाँ पे बाहर दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और दर्शन करके सर यहाँ पे जो मेन जो बाबा चांबलियाल स्पॉट है, यहाँ पे शक्कर और शरबत का सर यहाँ पे जिक्र किया जाता है। भट्टी जी ये बताइएगा कि जिस तरह से सयाह आ रहे हैं, होटल में वो ठहर रहे हैं, तो ये होम स्टे जो है वो एक होटल से किस तरह अलग है? क्या कुछ अलग इसमें है, क्या खुसूसियात है? क्या कह रहे हो सर? सॉरी, मेरा मतलब है कहने का कि जो लोग सयाह या टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो होटलों में ठहरे हैं, उनको वहाँ पे सहूलत मिल रही है। अब ये जो होम स्टे है ये होटल से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या अलग है? ये डिफरेंट ऐसे है तो एक सर ये तो ये बार्डर के ऊपर है, बार्डर से 2 to 3 किलोमीटर हमारा ये होम स्टे दूरी पे है। एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट है सर, आपको पता है बाहर का ताजी हवा, बिल्कुल अच्छा हाइजीन इन्वायरमेंट है। और इस होम स्टे के लिए सर हमने स्पेशली वाईफाई फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, मैंने इसमें अपना ट्रेडमिल वगैरह भी रखा हुआ है। इस महकमे से वाबस्ता है, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हो या जो डाइवोर्सड है, तलाकशुदा ख़वातीन हैं या बेवा है या
जिस्मानी तौर ख़ास अफराद है उनका जो है उम्मीदें इस महकमे से वाबस्ता होती है क्योंकि उनको यहाँ से फ़ंड मिलता है। लेकिन ख़बर ये है कि करीबन 7 ऐसे अजला है जम्मू कश्मीर में जो जिसका जो है ये स्कीम यहाँ पे बंद होने वाली है क्योंकि जो वहाँ से लोगों ने अप्लाई किया था फ़ंड के लिए ऐसे 7 अजला है जहाँ पे किसी एक जो मुस्तहिक अफराद है उसको स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिला है, जिस वजह से जो बेवा ख़वातीन हैं या जिस्मानी तौर ख़ास अफराद है या बुज़ुर्ग लोग हैं या तलाक़शुदा ख़वातीन हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और करीबन 7 ऐसे अजला है जहाँ पे ये स्कीम बंद होने वाली है क्योंकि जो मुस्तहिक अफराद है उनको इस स्कीम का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। फैसल रियाज हमारे साथ हैं। सोशल वेलफेयर की माहाना जो इमदाद जाती थी वो फिलहाल बंद है। फैसल, क्या डिटेल्स हैं? और ये जो खबर है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो गरीब हैं, बेसहारा लोग हैं, उन लोगों की मदद के मकसद से ये स्कीम या मिशन शुरू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों तक ना ही मदद पहुंची, ना और किसी किस्म की अगर इमदाद होती भी वो भी नहीं। और इन लोगों पर कोई ऑफिशियल वर्जन आया है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर की जानिब से, आला हुकाम की जानिब से? देखिए, वही तो बदकिस्मती है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनको वो पेंशन नहीं मिल रही है। और आपको पता होगा कि सितंबर 2022 तक जितने भी ये लोग थे, चाहे वो माजूर थे, बुजुर्ग लोग थे या बेवाए थे, उनको बाज़ाब्ता तौर पर ये पेंशन मिलता था। तो उसके बाद सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके मुस्तहिक नहीं है या ऐसे भी लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी लेकिन उनको पेंशन जो है वो आता। तो इन चीजों को सिक्रूटाइज करने के लिए, ऑडिट लगाने के लिए सरकार ने एक अच्छा सिस्टम स्टार्ट किया था। कहा था कि हम सारा कुछ ऑनलाइन करेंगे। पहले तो इन लोगों माजूर लोगों को कहा गया कि आप UIDAI सर्टिफिकेट लाइए, उसके साथ ही सुगम पोर्टल को जो है अनाउंस किया गया, कहा गया अब सारे जो लोग हैं वो सुगम पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो है अप्रूवल आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और प्रोसीजर सामने आया कि अभी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लानी होगी और उसका भी आपको पता होगा कि किस तरीके से लाइनों में बुजुर्ग लोगों को लगाया गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लाए, उसके बाद जज के सामने उसकी तस्दीक कराए। तो ये एक लंबा प्रोसेस उस टाइम चला और उसके बाद जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास ये सारे जो कागजात है वो दायर करे थे। और करीबन जो अपडेट आपने भी बताया, आपने भी 7 डिस्ट्रिक्ट का बताया, चाहे वो जम्मू, श्रीनगर, बडगाम, रियासी, रामबन, उधमपुर की बात करें तो ये ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुछ जगहों पे जो एप्लीकेशन गई और अप्रूव नहीं हुई और कुछ जगह पे एप्लीकेशन ही नहीं गई, फिर न तो एप्लीकेशन गई ना तो कोई एप्लीकेशन जो है अप्रूवल मिला। तो करीबन 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये स्कीम जो है तकरीबन बंद हो गई। और बाकी जितने भी अजला है वहां से भी अगर 100 लोगों ने एप्लीकेशन दायर की तो 100 में से 30-40 का ही अप्रूवल है, उनको पैसा मिला। और फरवरी 2023 से लेकर अभी तक हजारों की तादाद में लोग ऐसे जो बुजुर्ग हैं, बेवाए हैं या माजूर लोग हैं जिनको ये पेंशन नहीं मिली। और अप्रैल तक जो है जो आधार सीडी अकाउंट थे उनके उन लोगों के अकाउंट्स में कोई 2-3 महीनों का जो है पेंशन डाला गया था। लेकिन उसके बाद जितने भी हजारों की तादाद में ये लोग हैं जिनको ये नहीं मिला। हालांकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हमने कई टाइम पहले बात की। फैसल, ये बताइएगा जो शहरी